हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। ओके, हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट इफेक्ट के बारे में, जो कि कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बारे में अध्ययन किया था, प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं। और अब हम इसमें हमारे सेकंड इफेक्ट रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट जो आगे है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो आइए हमारी इस वीडियो हम रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अनुनाद है वो जनरली हर जगह ही काम आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अनुनाद क्या है। ओके, इसको समझते हैं। रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस क्या होता है? ओके, हम अगर ये इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर किसकी है? बेंजीन की। ओके, एंड ये भी क्या है? बेंजीन की। लेकिन इसमें जो बॉन्ड की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएंगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सॉरी, ये क्या कहलाएंगी? अनुनादित संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, और ये क्या हो जाएगा इनका? रियल हाइब्रिड। ओके, वास्तविक संकर जैसे हम बोलते हैं, ये रियल हाइब्रिड हो जाएगा। ओके, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कोनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर इमेजिनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, कि बंध लंबाई का स्पष्टीकरण। ओके, कैसे कि ये क्या है? बंध लंबाई का स्पष्टीकरण कर रहे हैं बेंजीन में। ओके, ये क्या स्ट्रक्चर फर्स्ट है, हमने इसमें क्या है? कार्बन को फिक्स किया C1 एंड C2। ओके, इसमें क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ओके, तो क्या है? सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है इसमें? 3.14 एंगस्ट्रॉम, एंड सी सिंगल बॉन्ड की कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बट इन द बेंजीन ऑल सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल टू 3.94 एंगस्ट्रॉम। ओके, लेकिन बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ओके, तो बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। इस बात की व्याख्या, ओके, इस बात की व्याख्या संरचना 1 व संरचना सेकंड दोनों से मिलकर कर रही है। ओके, अर्थात संरचना 1 व सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलकर रियल हाइब्रिड के गुणों की व्याख्या कर रही हैं। ओके, तो बेंजीन में लगभग क्या है? 400 से अधिक संरचनाएं प्रस्तावित होती हैं। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है? समझ में आ रहा है आपको कि रेजोनेंस क्या है? ओके, इसकी प्रॉपर्टीज आप आगे पढ़ेंगे। ये तो क्या थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन था इसका, कि जो हमने क्या जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बेंजीन था। तो बेंजीन में क्या है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो क्या है? सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ओके, जनरली जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की वो कितनी होती है? 1.54 होते हैं ये। ओके, एंड जो डबल बॉन्ड की वो कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, लेकिन बेंजीन में सी जो कार्बन कार्बन बंद होता है, ओके, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंद होता है, उसकी कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बस इसके बारे में बता रहा है कि रेजोनेंस से क्या होती है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घटती है। ओके, पॉइंट बी नोटेड कि इसमें क्या होती है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घटती है। ओके, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? डबल बॉन्ड में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हमारा बेंजीन के बारे में हो गया था। सही स्ट्रक्चर थी बेंजीन की, वो किसने दी? कैकुले था एक साइंटिस्ट, उसने ही दी थी बेंजीन की। ओके, काफ़ी वैज्ञानिकों ने दी थी कि 400 से अधिक स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन्स की। ओके, स्पेशल पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब किसी यौगिक या संरचना के सभी गुणों की एक संरचना द्वारा व्याख्या संभव नहीं हो पाती है। ओके, कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसकी अगर हम व्याख्या कर रहे हैं और वो क्या एक संरचना के द्वारा क्या है? संभव नहीं है, तो उसकी एक से अधिक क्या बनाते हैं? हम संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादित संरचनाएं। ओके, इसका ध्यान रखना कि अनुनादित संरचनाएं कैसे बोलती हैं? बोलते हैं कि कोई भी हमें क्या दे रखा है, कोई यौगिक दे रखा है या फिर संरचना दे रखी है, उसके गुणों की व्याख्या हम किसी उस स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते, तो उसकी हम क्या बनाएंगे? एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर्स की क्या कहलाती हैं? अनुनादित संरचनाएं। ओके, दिस इज पॉइंट 1 एंड सेकंड। ओके, सेकंड क्या बात कर रहे हैं कि इन संरचनाओं के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, कि इस संरचना के अंदर संकर को हम क्या बोलते हैं? रियल हाइब्रिड। ओके, रियल हाइब्रिड बोलते हैं संरचना के अंदर जो संकर बनता है ना, ओके, उसको हम रियल हाइब्रिड, वास्तविक संकर बोलते हैं। रियल हाइब्रिड के गुणों की व्याख्या करने के लिए सभी संरचनाओं का योगदान होता है। ओके, कि रियल हाइब्रिड है उसकी जो व्याख्या करते हैं उसका, उसमें योगदान सभी स्ट्रक्चर्स का होता है। ओके,
जिस रियल हाइब्रिड के गुणों की व्याख्या करने में जिस स्ट्रक्चर का जो योगदान अधिक होता है उसे हम मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ओके, एंड कम होता है उसे हम माइनर बोलते हैं। ओके, एंड यदि हम रियल हाइब्रिड के गुणों की व्याख्या करने वाली संरचना एक समान हो, ओके, जो हमारा रियल हाइब्रिड है उसकी जो गुणों की व्याख्या करने वाली संरचना, ओके, उनका योगदान क्या हो एक समान, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूटर। ओके, इक्वल कंट्रीब्यूटर बोलेंगे। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, एंड जिस रियल हाइब्रिड की अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होती है उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। ओके, तो रियल हाइब्रिड का स्थायित्व किसके समानुपाती होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या के समानुपाती। ओके, नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं कि इक्वल आरएस के केस के स्थायित्व में विशेष रूप से अधिक होता है। ओके, कि इसके 3 इक्वल आरएस हैं, इसके कितने 2 हैं। ओके, इक्वल आरएस, सॉरी, इसमें इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 3 है, इसमें कितनी है 2 हैं। लेकिन इसमें जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, इक्वल आरएस हैं। ओके, तो स्थायित्व किसको ज़्यादा होगा, इक्वल आरएस वाले का। ओके, पॉइंट भी नोटेड, ये भी क्या है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रियल हाइब्रिड का स्थायित्व रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या पे तो निर्भर करता है, लेकिन इक्वल आरएस भी देखना पड़ेगा। ओके, कि इक्वल आरएस है तो इक्वल आरएस के केस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कम हो, लेकिन ओके, लेकिन क्या है, वो ज़्यादा स्थायी होगा। ओके, तो पॉइंट भी नोटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति, संख्या व स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। ओके, अनुनादी संरचना में केवल इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर भिन्नता होती है, केवल जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें ही चेंजेस आएगा, परमाणु एटम्स की कोई संख्या पे नहीं आएगा परिवर्तन। ओके, डेफिनेशन क्या बात करें हम कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहलाता है कि पी कक्षक में पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डी लोकलाइजेशन बोलते हैं हम इसे, ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। लाइक दैट एग्जाम्पल ये हमारा, ओके, इसमें ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से इधर जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सी प्लस का निर्माण हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी प्लस है। ओके, तो क्या है, पी ऑर्बिटल में क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, अगर हम इसके रियल हाइब्रिड की बात करें तो इसका रियल हाइब्रिड इस प्रकार से ये होगा। ओके, रियल हाइब्रिड क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रक्चर, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, जिनमें कॉमन चीज़ें होती हैं ना, कॉमन चीज़ें उनको, ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक तो सिंगल बॉन्ड और एक क्या है, डबल डॉटेड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या है, कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रियल हाइब्रिड को हम कैसे बनाते हैं। ओके, कि जो आवेश का वितरण एक समान होगा तो स्थायित्व क्या होगा उसका उतना ही ज़्यादा। ओके, वो इक्वल आर एस की बात कर रहा है, ये क्या है, आवेश का वितरण क्या एक समान है, इक्वल आर एस हैं, तो क्या इनकी स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा सॉरी। ओके, कंडीशन फॉर रेजोनेंस की बात करते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि रेजोनेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। आइए, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, अनुनाद में भाग लेने वाले सभी ऑर्बिटल्स और एटम्स एक ही तल में होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट की प्लेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समतल में होने चाहिए सभी एटम्स जो अनुनाद कर रहे हैं। ओके, अनुनाद में क्या होते हैं, संयुग्मित तंत्र। संयुग्मित तंत्र क्या होता है कि संयुग्मित मतलब संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन के टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, संयुग्मन हमें इस प्रकार डबल सिंगल डबल भी मिल सकता है। ओके, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल रेडी वो एलपी, डबल सिंगल रेडिकल। ओके, एंड एलपी सिंगल पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कंक्लूजन इज व्हाट, निष्कर्ष क्या है इससे कि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर हमेशा संयुग्मन किससे होगा, उच्च घनत्व से, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर। ओके, और जो ये लास्ट है हमारा, ये क्या है, माइनस नेगेटिव से वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि वैकेंट डी का ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वही उच्च से क्या है, निम्न घनत्व में जा रहे हैं। बस दैट्स इट, वेरी इजी। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस है हमारा, इसमें अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस है कौन सा वाला, डबल सिंगल डबल, दिख रहा है आपको। इसमें बात करें तो इसमें नहीं है। ओके, इसमें क्या डबल डबल बॉन्ड तो है लेकिन क्या है, कॉन्जुगेशंस में नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, आपको कंडीशंस देखनी है और क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो इसमें क्या है,
3 लगातार क्या है, डबल बॉन्ड हैं। ओके, तो इस कंडीशंस में भी आप देख सकते हैं, इस कंडीशंस में हम आपको इस प्रकार देख सकते हैं कि पाई सिग्मा पाई, ओके, डबल सिंगल डबल को हम पाई सिग्मा पाई से भी कर सकते हैं। ये आपको ऊपर दिखाया हमने आपको कि इस प्रकार से, ओके, ये है, तो इसको हम इस प्रकार पाई सिग्मा पाई इस प्रकार भी देख सकते हैं। तो क्या है, जो 3 लगातार बॉन्ड हैं उनमें क्या है, पाई बॉन्ड भी है, तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी है इसमें। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा पाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन पे क्या है, एलपी, तो क्या हो जाएगा, डबल सिंगल लोन पेयर। ओके, इसमें नहीं है। बस एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं, आपको कंडीशंस याद हैं तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें भी बेंजीन में रेजोनेंस है, इसमें भी, ओके, इसमें भी, सॉरी इसमें नहीं है, ओके, इसमें नहीं है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, जो जो पाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उपस्थित है। ओके, तो यू हैव मैनी मोर एग्जाम्पल एंड सॉल्व दैम। ओके, अब हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, जब डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में क्या हो, संयुग्मन में हो। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, वही यहाँ पे इस पे सी प्लस है, तो यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ओके, और ये क्या हमारी, ये हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ओके, तो इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल आर एस। ओके, इसका ऑर्बिटल डायग्राम है वो हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि पी ऑर्बिटल होता है, उसकी जो संरचना क्या होती है, डंबलाकार होती है। ओके, यू नो, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये सब डिपेंड ऑन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम थोड़ी इनऑर्गेनिक मर्ज कर दें तो उस पर हम ऑर्बिटल्स को उस प्रकार समझ सकते हैं। ओके, तो आप आसानी से जो ऑर्बिटल डायग्राम उनको बना सकते हैं। ओके, जनरली ये जो ऑर्बिटल्स डायग्राम है उनके बारे में पूछा नहीं जाता है। ओके, और ये भी क्या है, 11th की केमिस्ट्री से सब्जेक्ट है ये। ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स में इसका क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स के, लेकिन फिर भी आपको जाना ज़रूरी है। ओके, कि बॉन्ड किन के बिटवीन में बन रहा है। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम। इसी प्रकार इसमें हमको बस ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर चलना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो हमें क्या है, इधर से ओके लेफ्ट टू राइट चलना है, इस प्रकार से, लाइक दैट। एरो है ना, तो एरो को प्रॉपर बनाना है और एरो से ही हम इसको डिनोट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ओके, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 3 बनेंगी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल हाइब्रिड हो जाएगा। दैट्स इट। एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व चलना है और कंडीशंस फॉर रेजो, डबल सिंगल डबल। ओके, इसमें क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव। ओके, इसमें क्या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 3 बनेंगी सॉरी, एंड ये क्या हो जाएगा, इसका रियल हाइब्रिड। ओके, तो आप एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व करें। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि दी गई संरचना में अनुनाद के द्वारा कितने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अनुनाद के द्वारा। ओके, तो एक तो क्या इस पे आएगा, क्योंकि ये क्या है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, ए से जाएगा। एक इस पे आएगा, ए से जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, ओके, और इन पे सब पे आएगा। ओके, क्योंकि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5 + 1, क्योंकि 5 तो ये 3 ये 2 ये। ओके, और एक एक है खुद स्वयं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 हो जाएंगे। ओके, अनुनाद लगाओ और ये देखो कि पॉजिटिव किस किस पे, कौन कौन से कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। ओके, सेकंड का केस हमारे क्या है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड मतलब उस पर नेगेटिव होगी। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं। इसमें वही क्या है, डबल सिंगल नेगेटिव है। ओके, इसी तरफ चलो, क्या यहाँ से ऐसे चलो। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव उच्च घनत्व, क्योंकि नेगेटिव के पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, रियल हाइब्रिड हो जाएगा इसका। ओके, इसमें क्या है, पार्शियली नेगेटिव यहाँ भी आएगा और पार्शियल नेगेटिव यहाँ भी आएगा। ओके, एग्जाम्पल्स मैनी और एग्जाम्पल है। ओके, सॉल्व दैम। इसी प्रकार से उच्च घनत्व नेगेटिव टू क्या, डबल बॉन्ड चलेंगे हम।
तो आपको कंडीशंस फॉर रेजो याद रखनी है और उसी प्रकार से आपको चलना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी सिंपल, ओके, और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चंस आते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है हमें, किसी भी कोई भी कंपाउंड दे दे हमें, ओके, कि बताइए कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ओके, कितनी RS बनेंगी इसकी, ओके, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे ये एग्जांपल लेते हैं। उसी प्रकार इसमें आपको ये एरो के द्वारा बताया हुआ है इसमें, ओके, एंड आप उसी प्रकार इनको सॉल्व करें। ये नेगेटिव इधर यहाँ से यहाँ, ओके, फिर ये नेगेटिव यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ओके, तो आप इस प्रकार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी, ओके। बस आपको कंडीशंस, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया कि आप कंडीशंस को याद करो और उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें कंडीशंस को याद करने के बाद में कौन सी थिंग याद रखनी है दूसरी, कि हमें हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाना है, ओके, बस दैट्स इट। एग्जाम्पल की बात करें हम, ये कि नोट क्या है हमारा कि OCS3, ओके, वलय में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है इस एग्जाम्पल में, ओके। अतः हम कह सकते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा, ओके। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ये OCS3 है तो इस पर क्या लोन पेयर है, ओके। तो जब हम इसमें रेजोनेशन संयुग्मन करवाएंगे तो जो नेगेटिव किस पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा स्थिति पे आ रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या है, इस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स अधिकता वाले स्थान पे तो अटैक करेगा, तो किस पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। बस ये बताना चाह रहा है, ओके। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NO2 का, लेते हैं हम। NO2 क्या है, वलय में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कम करता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ओके, अट्रैक्टिंग ग्रुप है ये NO2 एक, ओके। आपने इंडक्टिव इफेक्ट में ही पढ़ा था और रेजोनेंस में भी पढ़ेंगे हम आगे मीजोमेरिक इफेक्ट में, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यून यौगिक है वो मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगी, क्योंकि जो ऑर्थो एंड पैरा स्थिति है उस पर क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो सबसे जो इसमें इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक कौन से स्थान पर होगा, मेटा पे होगा नहीं होगा, बस। तो वहीं से ही हम आईडी लगा सकते हैं कि कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन। सो मेटा निर्देशी होता है NO2, ओके। तो ये एग्जांपल्स ऐसे बता रहे हैं, ओके, कि कौन इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोफाइल से वो कहाँ पे अटैक करेगा, ओके। एग्जांपल्स दे रखे हैं हम आपको इसमें, ओके। ये एग्जांपल दे रखा है आइसोनाइड, ओके, साइनाइड दे आया, इसमें बेंजीन वाल से अटैच है, ओके। उसी ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ओके, ये यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, ये हमें ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार बस उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाना है, वही नियम लगाने हैं, बस सॉल्व देम, आ जाएगा आंसर, ओके। तो बस आपको कंडीशंस याद रखनी है और आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये हमारे जो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अनुनाद के कारण किस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं हम, तो नेगेटिव किस पे आएगा, ये नेगेटिव है हमारा एक कार्बन, तो ये इधर जाएगा तो इस पे आएगा, ओके, इधर जाएगा तो इस पे आएगा, ओके। ये अंदर बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो इस पे दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे आएगा, ओके, ओके। एंड और फिर वो वहाँ से बाहर आएगा तो क्या, इस पे भी आएगा एंड इस पे भी आएगा। तो कितनी पोजीशंस हो गई हमारी, टोटल तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ओके। एंड अगर हम इन दोनों ग्रुप्स की बात नहीं करें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि LP इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो, ओके। तो हम आपको सभी कंडीशंस बता रहे हैं। पहली हमारी कंडीशंस क्या थी, p ऑर्बिटल में, ओके, खाली p ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड और p ऑर्बिटल, ओके। एंड अब क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले, ओके, उसके साथ कॉन्जुगेशन। एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल है हमारा, ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे और LP है, तो इसमें क्या L लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व गए, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। उसी प्रकार एग्जांपल में वही लोन पेयर है, उससे हम पॉजिटिव की तरफ गए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। दैट्स इट, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा, ओके। सेकंड के जो नेक्स्ट केस है वो लेते हैं हम, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद हाफ, रेडिकल की बात कर रहे हैं, रेडिकल के साथ हो तो ये हमारा रेडिकल है, ओके। डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा,
ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ये जगह तो। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। ओके, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी वहाँ पे है। ओके, और हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे सेंड करना है, भेजना है, और एक एक रेडिकल है वो क्या है वहाँ पे बैक साइड में बच जाएगा। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे एक रेडिकल है। ओके, तो हमें जो इस डबल बॉन्ड है इससे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन को हम मिड में भेजेंगे। ओके, और एक रेडिकल क्या है यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स इट। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, इसमें उसी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस कंडीशंस क्या है इसमें, डबल सिंगल रेडिकल वाली कंडीशंस लगेगी इसमें। ओके, वह नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, एग्जांपल लेते हैं, क्या है ये, क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास क्या है, डी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो आसानी से क्या है कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, फ्लोरीन लेते हैं हम, तो फ्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो ये क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ओके, तो स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, क्लोरीन वाले की, क्योंकि वहाँ पे क्या रेजोनेंस है। ओके, और बी की क्या होगी, कम होगी। और अगर हम इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बी की ज़्यादा होगी। ओके, क्योंकि जो माइनस आई है वो क्या है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है इसलिए। तो समझ गए स्टूडेंट कि रेजोनेंस का क्या डिफेक्ट होता है एंड इंडक्टिव फैक्ट का डिफेक्ट होता है। ओके, एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। ओके, ये स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम ये क्या है, ऑक्सीजन है, इस पर क्या लोन पेयर है, तो हम इस प्रकार से हम इस तरह से गए तो हमें ये स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुई। ओके, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर ही जाना है हमें। एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, हमें इसकी जो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, किधर भी साइड चल जाओ आप, हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, तो एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं आपको। ओके, बस कंडीशंस को याद रखें आप, इसकी दो ही कंडीशंस, जो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस है, जैसे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल, ओके, नेगेटिव सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल, बस ये कंडीशंस याद रखें। और उच्च घनत्व से निम्न घनत्व ही जाना है हमें। ओके, ये कंडीशंस याद, इन कंडीशनों को याद करो, मैंने अभी बोला है उनको। ओके, और आप बिल्कुल डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है उनमें इसको अप्लाई करो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, और आपका क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल 101% सही होगा। ओके, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनकी राइट द स्टेबिलिटी पूछ रहा है। ओके, तो इनकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ऑक्सीजन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ओके, तो क्या है, रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, इसकी बात करें तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ओके, तो इनमें से स्टेबल कौन हो जाएगा, बी स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल बाय रेजो। ओके, सेकंड इसकी बात करें तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वो भी इसमें के भी क्या हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो स्टेबल कौन हो जाएगा, बी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो बस दैट्स इट। वहाँ पे जहाँ पे रेजो हो रहा है वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। बस स्थायित्व के लिए तो होता है रेजोनेंस। ओके, कि स्टेबिलिटी में कंपाउंड क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है बस। ओके, एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन हैं आगे। ओके, ये है हमें दे रखा है। ओके, इससे हमने अगर एच प्लस को मुक्त किया तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं इसको हम। इसमें से ये कॉन्जुगेटेड बेस, इसमें से ये कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त हुआ। ओके, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, ये हाईली स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशंस हैं वो आप आगे पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे अस्थायी होते हैं। ओके, इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनमें क्या कॉन्जुगेशन पाया जाता है। ओके, इस मेंबर मस्ट भी जो संकरण क्या होता है उनका sp2 sp3 होता है। ओके, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। और ये क्या है, ये स्टेबल बाय रेजो है, क्योंकि इनके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन क्या है, नॉट एरोमेटिक है, तो स्टेबल क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा, एंड देन सी एंड देन बी, क्योंकि बी में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें है रेजोनेंस। ओके, और फर्स्ट वाला तो क्या एरोमेटिक है ही है। ओके, तो ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन जो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस थी उनके विद एग्जांपल क्या हमने समझा कि किस किस प्रकार से उनमें रेजोनेंस होता है एंड किस किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें बनती हैं। ओके, सभी केसेस के लिए हमने
उसके बारे में अध्ययन किया है। ओके, अगर हम बात करते हैं इक्वल आर एस। ओके, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके, ये हमारा बेंजीन का एग्जांपल है। ओके, इसमें दो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। तो उपरोक्त दोनों संरचनाएं क्या हैं? जो रियल हाइब्रिड है उसके जो व्याख्या करने में क्या है, योगदान क्या समान दे रही है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? इक्वल आर एस। ओके, ये क्या इसका रियल हाइब्रिड है। तो इक्वल आर एस क्या होंगी कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ओके, तो उसके गुणों की व्याख्या करने में यदि उनके अनुनादी संरचनाओं को क्या योगदान क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल आर एस कहलाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इक्वल आर एस हम कैसे जानेंगे कि ये इक्वल आर एस है या नहीं। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा एसिडिक, ये एसिड दे रखा है हमें। ओके, एसिटिक एसिड दे रखा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या है, हमने अनुनाद करवाया तो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। एरो के अकॉर्डिंग जाना है आपको। ओके, एरो के अकॉर्डिंग गए तो क्या है, हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। ओके, एंड इसका रियल हाइब्रिड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो क्या है इसके में क्या है, उपरोक्त रियल हाइब्रिड की व्याख्या करने में दोनों संरचनाओं का योगदान बराबर नहीं है। ओके, दोनों संरचनाओं का बराबर योगदान नहीं है इसमें, तो इक्वल आर एस नहीं मानते हैं। यदि हम इक्वल आर एस की बात करें तो ये एग्जाम्पल है ना हमारा, ये एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन है, इसमें क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव से हमने स्ट्रक्चर बनाए तो हमें क्या है, यहाँ पे नेगेटिव प्राप्त हुआ और यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड ओ प्राप्त हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी क्या सी डबल बॉन्ड ओ है, क्या सी डबल बॉन्ड नेगेटिव है। ओके, तो आप ये गौर से देखिए इसको, स्ट्रक्चर को, कि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव भी है एंड ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड में है। दोनों में दोनों चीज़ें क्या है, समान है। पॉइंट बी नोटेड। तो दोनों स्ट्रक्चर इक्वल हुई या नहीं हुई? हुई ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम? इक्वल आर एस। ओके, और ये इसका क्या हो जाएगा? रियल हाइब्रिड हो जाएगा। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल अबाउट इक्वल आर एस। ओके, तो इक्वल आर एस समझ गए आप कि क्या होता है इक्वल आर एस? यही इक्वल आर एस होता है कि स्ट्रक्चर क्या हो, उनमें जो समानताएं क्या हो, समान हो, जो जनरल। ओके, तो आपको मैंने समझा दिया इक्वल आर एस किस प्रकार से हम देख सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, सेम नहीं है तो क्या नॉट इक्वल आर एस होंगे। ओके, रेजोनेंस करो एंड तब हम देखेंगे कि इक्वल आर एस है या नहीं। ओके, इनकी बात करें वही एग्जांपल है सेम, तो इसमें क्या है, इक्वल आर एस हैं ये। ओके, नोट देखते हैं हम क्या है। नोट फर्स्ट क्या है, इक्वल आर एस के केस में अनुनाद में भाग लेने वाले एक समान प्रकार के बंधों के मध्य बंध लंबाइयाँ भी एक समान होती हैं। ओके, कि एक समान प्रकार के जो बंध होते हैं ना, एक समान प्रकार के बंधों के मध्य क्या है, बंध लंबाइयाँ भी एक समान होती हैं। बंध लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, यदि अनुनादी संरचनाओं समान नहीं है तो अनुनाद के पश्चात द्विबंध की लंबाई तो क्या होती है, बढ़ जाती है, व एकल बंध की लंबाई घट जाती है। ओके, इक्वल आर एस में तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या है, डबल बॉन्ड की तो लंबाई है वो क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड तो क्या बढ़ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, घट जाएगी। ओके, तो ये कहना चाह रहा है ये। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बोनेट आयन है ये। ओके, इसमें हमने स्ट्रक्चर्स बनाई इसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ये प्राप्त हुई हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसकी। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, रियल हाइब्रिड हो जाएगा। तीनों क्या है, ये इक्वल आर एस बनाता है भाई साहब। ओके, ये क्या बनाता है, इक्वल आर एस बनाता है। देख लो आप, इस पे नेगेटिव है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ओके, इसमें 2 पे, इसमें भी 2 पे। ओके, इसमें भी 2 पे, इसमें भी 2 पे। इस प्रकार से देखना है आपको। ओके, एंड सेकंड बात करें, इसमें सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो एंड सी डबल बॉन्ड हो। बस ये क्या है, रेजोनेट इक्वल आर एस है। बस इस प्रकार देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा, तो इसमें भी क्या है, 4 इक्वल आर एस बनेंगे। ओके, तो ऑल जो मैंने इसमें क्या बताया था, एक प्रकार के बंद जो लेंथ होती है उनकी क्या होती है, लेंथ सेम होती है। ओके, बस ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, इसमें भी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वो क्या इक्वल आर एस हैं। ओके, तो क्या है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप एंड उनको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि वो इक्वल आर एस हैं या नहीं। ओके, उनमें लेकिन क्या है, जो कंडीशंस बताई थी आपको वो क्या होनी चाहिए,
अप्लाइड होनी चाहिए। ओके, कि जो नेगेटिव है वो भी सेम संख्या में आना चाहिए। ओके, डबल बॉन्ड है तो भी वो भी सेम कंपाउंड सेम एटम्स पे आना चाहिए। ओके, इस प्रकार से। ऑर्डर ऑफ एसिडिक की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें से H प्लस मुक्त होने पे क्या बनेगा, हमें ये प्राप्त होगा। इसकी क्या होती हैं, 4 इक्वल आर एस होती हैं। ओके, एंड इसकी कितनी होती हैं, 2 इक्वल आर एस होती हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस पे डिपेंड करती है। राइट नाउ पता है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखा था। तो स्टेबल किस ज़्यादा हो जाएगा, कौन ज़्यादा होगा, 4 इक्वल आर एस वाला ज़्यादा होगा ना। टू आर एस तो क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट्स इट। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अनुनाद। ओके, रेजोनेंस। अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, संख्या व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ पहले भी पढ़ा था। अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भिन्न भिन्न होता है। ओके, एटम संख्या में कोई चेंज नहीं आती। इस प्रकार ये समझ रखा है कि इसमें नेगेटिव से क्या गए, हम इसकी तरफ गए। ओके, ये हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, तो बस इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अदर कोई नहीं होता है। अनुनादिक अंतराणविक प्रक्रम है। ओके, अनुनादी संरचनाओं में कार्बन कभी भी पंच संयोजन नहीं हो सकता। कार्बन की संयोजनता हमेशा क्या होती है, 4 होती है। ओके, अनुनाद के कारण एकल बंध की लंबाई घट जाती है, द्विबंध की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड है तो केस में हो जाता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंगल क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड के कारण क्या हो जाता है, लंबाई घट जाती है। अनुनाद में भाग लेने वाले जो सभी एटम्स हैं वो एक ही तल में होने चाहिए। ओके, आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आर एस में आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, पालन होता है। ओके, आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ओके, कहीं भी नहीं जाएगा, कोई भी आवेश बाहर निकल के नहीं जाएगा। ओके, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा वहाँ पे। जितना हम शुरू में था उतना ही क्या होगा, लास्ट में होगा। ओके, तो ये आप समझिए। ओके, तो ये हमारा जो रेजोनेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस थी वो हो गई कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, कि तल समान होना चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। इसमें युग्मित अयुग्मित की आवेश संरक्षण का नियम क्या उसमें पालन होता है। बस दैट्स इट। एंड जनरली आपको क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव वाली उनमें कौन सा आता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अधिकतर पूछ लेता है, इसका चांसेस होते हैं। ओके, 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, आपको पता है कि 100% तो कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की बात करते हैं हम। ओके, बोर थोड़ी हो रही हो आप, ये थोड़ी वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबी हो गई यार। क्या है इसमें पूरा मटेरियल है, अब वो क्या है, जो अलग अलग वीडियोज़ में तो नहीं दे सकते ना 5-5 मिनट वालियों में। ओके, तो आप बोरे हो रहे हो तो सॉरी उसके लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की। ओके, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। आपको ऑर्गेनिक क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टेड वो क्या है सब्जेक्ट है, और इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो भी मज़ा आएगा। ओके, ये मैथ नहीं है कि इसमें तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक नहीं बनाते, इसमें बनाना पड़ता है। ओके, और ऑर्गेनिक को आप जितनी इंटरेस्ट से पढ़ोगे केमिस्ट्री को, ओके, और जो केमिस्ट्री में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ना वो ऑर्गेनिक ही है। ओके, सो कम एट पॉइंट। रूल नंबर फर्स्ट इज व्हाट, उदासीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आवेशित रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक स्थायी होती है। फर्स्ट पॉइंट बी नोटेड, बी अटेंटिव। ओके, क्या उदासीन किससे ज़्यादा होगी, आवेशित। आवेशित जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे अधिक स्थायी होगी। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके, ये क्या है, हमारी उदासीन है और इसमें क्या है, ये आवेश है तो ये क्या आवेशित, तो इससे स्थायी होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट्स इट। सेकंड रूल, अधिक सहसंयोजक बंधों वाली, वो फर्स्ट रूल ही है, सहसंयोजक बंध। इसमें क्या सहसंयोजक बंध ज़्यादा है, इसमें क्या है कम है, तो अधिक सहसंयोजक बंध वाली जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, अधिक स्थायी होगी, वही रूल है। सेकंड जो थर्ड रूल है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्टेट रूल है, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी परमाणु का स्टक क्या हो पूर्ण हो, उसका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ध्यान रखना आप इस बात को, पॉइंट भी नोटेड, इंपॉर्टेंट है। तो अष्टक रूल। ओके, और ये रूल नंबर फोर्थ पे आते हैं, थर्ड को पूरा करते हैं कि ऑक्टेट रूल, जो सभी एटम्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ओके, आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम इसको। फोर्थ रूल पे आते हैं कि कम ईएन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है और अधिक ईएन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है। ओके, तो यह ध्यान रखना। और अधिक विद्युतरणीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज गंदी बात होती है, गंदी का मतलब वो गंदी नहीं। ओके, तो क्या है, अधिक ईएन एटम है तो उस पर क्या नेगेटिव तो क्या होगा,
स्थायी होगा, लेकिन अधिक ई एन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अस्थायी होगा। ओके, और अधिक ई एन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो और अष्टक अपूर्ण हो, पॉजिटिव चार्ज तो है, उसको तो हम क्या है मैनेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, कोई भी अदर फैक्टर लगा के, लेकिन अगर उस पे क्या है, उसका क्या है अष्टक भी क्या है अपूर्ण है, तो क्या होगा तांडव की स्थिति। तांडव का मतलब खतरनाक वाला अनस्टेबल होगा। ओके, ये थोड़ी लैंग्वेज के याद करने के लिए थोड़ा रिमाइंड, ओके, उसके लिए लैंग्वेज को यूज़ किया है। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन है, रूल नंबर 4 क्या है कि अधिक ई एन एटम पे, मोर ई एन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही क्या होगा अस्थायी होगा, और ऑक्टेट अगर उसका अपूर्ण है तो क्या है और ज़्यादा अस्थायी होगा। ओके, और जो कम ई एन एटम लेस ई एन एटम होते हैं ना, उन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है स्थायी होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है अस्थायी होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना कि कौन सा स्थायी होता है और कौन सा स्थायी होता है, कि अधिक ई एन एटम पे नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है और कम ई एन एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी होता है। ओके, दैट्स इट। आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। ये हमारा एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा एग्जांपल है। ओके, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो 20 ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ई एन एटम। ओके, स्टेबिलिटी 20 ग्रेटर देन ए। ओके, तो यहाँ पे तो क्या है नाइट्रोजन में है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन में है, तो नाइट्रोजन पे तो चल सकता है लेकिन ऑक्सीजन पे नहीं चल सकता, क्योंकि मोर ई एन एटम क्या है ऑक्सीजन है, तो इस पे नहीं चल सकता। ओके, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो योगदान स्थायी तो जिसका ज़्यादा होगा वो क्या है उसका योगदान भी क्या होगा ज़्यादा होगा, तो मेजर योगदान किसका होगा बी का होगा। ओके, नोट क्या है हमारा, यदि ऑक्टेट रूल व ई एन रूल में कोई मतभेद हो तो प्राथमिकता हम किसको देंगे ऑक्टेट रूल को। ओके, ऑक्टेट रूल को ही हम क्या देंगे इसमें प्राथमिकता देंगे। ओके, ये क्वेश्चंस लेते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चंस है। ओके, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हमने, हमें ये प्राप्त हुआ, एंड ये थर्ड तीन क्या हो जाएंगे इसकी स्ट्रक्चर्स होंगी। ओके, इनके बारे में हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली स्ट्रक्चर उसकी बात करते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, आयनित तो सभी हैं, उदासीन तो कोई भी नहीं है इसमें। ओके, ऑक्टेट रूल पे आते हैं। थर्ड रूल जो रूल्स हैं हम उनको हम अकॉर्डिंग टू स्टेप लगाएंगे। ओके, पहले फर्स्ट रूल लगाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, तो ऑक्टेट रूल पे आते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख रहा है इसमें, ऑफ कार्बन एटम का क्या है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ओके, इसमें तो सब क्या है कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं, इसमें भी क्या है कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। ओके, तो यह पहले वाले में तो क्या ऑक्टेट रूल ही लग गया, इसमें तो क्या है ये अनस्टेबल होता है, सबसे क्या है लास्ट में आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं हम, ये हमारा ई एन रूल आ जाएगा। ओके, तो ई एन रूल है हमारा ये, एंड ई एन रूल में क्या है पॉजिटिव चार्ज लेस ऑन लेस ई एन एटम। ओके, तो नाइट्रोजन पे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और रेजोनेटिंग ओके तो लेस ई एन एटम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे किस पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, एंड यहाँ पे किस पे नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे तो चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं चलेगा। ओके, तो अधिक स्थायित्व तो किसका हो जाएगा, अधिक स्थायित्व तो किसका हो जाएगा सेकंड वाले का हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन पे नहीं चल सकता, तो सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फर्स्ट, ये हमारा किसका हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर हो जाएगा। रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर एंड समान आवेश अधिकतम दूरी पर होनी चाहिए। ओके, ये रूल है जो कम जनरली कम काम में आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है जब रूल नंबर 4 तक पूरा हो जाता है। ओके, तो विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर व समान आवेश अधिकतम दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है कौन सी अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं है। ओके, ये हमारी स्थायी है। ओके, ये इसकी रेंडरिंग स्ट्रक्चर आर एस बनाएंगे, ये भी स्थायी है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है बाई ऑक्सीजन मोर ई एन एटम। ओके, तो इसमें क्या है ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या है अस्थायी होगा। ओके, एंड इसकी बात करें हम तो इसमें क्या है इस प्रकार से बनेगा ये। ओके, एंड इसके लिए क्या बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा।
ओके, तो इसमें जो फोर्थ ये एग्जांपल हमारा, इसमें क्या है, कंडीशन है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन क्या होना नहीं होना चाहिए, जो sp2 संकरित कार्बन होने पर मॉलिक्यूल कभी भी समतलीय ज्यामिति ग्रहण नहीं कर सकता, अतः ब्रिज के हेड कार्बन पर sp2 संकरण नहीं होना चाहिए। ये क्या है यहाँ पे, sp2 संकरण हो गया यहाँ पे। तो ब्रिज हेड कार्बन होता है ना, उस पर कभी भी क्या होना नहीं होना चाहिए, sp2 संकरण नहीं होना चाहिए, एंड जो प्लस कार्बोनियम आयन भी नहीं होना चाहिए उसमें। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये क्या है, स्थायी नहीं होगा। ओके, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लेते हैं, उनके स्थायित्व के बारे में हम व्यवस्थित करते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, ये क्या एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल होगा। ये क्या न्यूट्रल, एंड ये क्या है, चार्ज है। तो सबसे स्थायित्व क्या होगा भाई, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक तो सबसे पहले ले आओ आप, एरोमेटिक होगा। ओके, एंड फिर न्यूट्रल एंड देन चार्ज। ओके, अगर एरोमेटिक को चार्ज स्पीशीज है तो क्या न्यूट्रल कम स्थायी होगा उससे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम कि स्टेबिलिटी ऑफ आर एस विल बी, ये क्या न्यूट्रल, फिर ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ओके, एंड ऑल कंपाउंड, थर्ड में क्या है, ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है भाई, इस पे क्या है, पॉजिटिव एंड ऑक्टेट ऑल्सो। ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, वो भी क्या है, अपूर्ण है। तो क्या है भाई, तांडव की स्थिति हो गई ना। तो इस स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, 1 एंड देन थर्ड एंड देन सेकंड एंड देन फोर्थ। ओके, तो रूल आपको याद हैं तो आप सभी को आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी काम करेंगे हम, ओके, कोई भी काम करेंगे, ओके, यदि आप क्या बन गए, कोई वकील बन गए, ओके, एडवोकेट जानते हो, लॉयर, तो आपको यदि कानून कानून लॉ जानते हैं, लॉ, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, जो ऑल लॉज हैं, अगर आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप किसी को न्याय दिला सकते हैं क्या, नहीं दिला सकते ना। तो उसी प्रकार इसमें ये है, यदि आपको रूल्स रेगुलेशन, ओके, लॉज याद होंगे किसी भी फैक्टर के, तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की याद करने के लिए उनके जो 5 आपको फैक्ट बताए मैंने, आप उनको याद करें। ओके, और आफ्टर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ना, जितने अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही अधिक आपके समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ओके, ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या ऑल एटम हैव ए कंप्लीट ऑक्टेट, इसमें भी कंप्लीट। ओके, और इसमें क्या इनकम्प्लीट, कार्बन क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, एंड इसमें भी क्या है, इनकम्प्लीट। ओके, तो सी एंड डी तो क्या सबसे लास्ट में चल जाएंगे। ओके, इसमें क्या है, नाइट्रोजन पे है, एंड इस पे क्या है, कार्बन पे, तो सबसे लास्ट में कौन चल जाएगा, डी चल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाला क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। अगर हम बात करें ए एंड बी की, तो ए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस ई एन एटम, तो लेस ई एन एटम पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अस्थायी होता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि अधिक अधिक ई एन एटम पे तो नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है, लेकिन कम ई एन एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अस्थायी होता है। ओके, तो बी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। उसी प्रकार से एग्जाम्पल्स आप कितने ही कर लो, एग्जाम्पल्स की तो कोई कमी नहीं होती है। ओके, क्वेश्चंस तो आप कितने भी, बहुत सारी बुक्स होती हैं और उनमें हजारों लाखों क्वेश्चंस होते हैं। ओके, लेकिन रूल्स होते हैं ना, वो सभी में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आपको रूल्स पे फोकस करना है, एंड बार बार क्या करना है, इनको रिवाइंड करना है। ओके, रिवाइज करना है, जभी आपके ये दिमाग में क्या होंगे, फिट होंगे। ओके, ये एग्जांपल है, इसमें क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ओके, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, तो स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, बी की ज़्यादा हो जाएगी। बस एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं आपको। ओके, एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ओके, एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स हैं। ओके, ये एक स्पेशल पॉइंट है हमारा। ये क्या है कि यदि अधिक ईएन परमाणु जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अष्टक क्या है, पूर्ण है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या संभव है। ओके, ये मैं बोल रहा था ना कि कुछ अदर फैक्टर लगा के हम स्टेबिलिटी देख लेंगे कि यदि अपूर्ण है, अष्टक क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो लेकिन यदि उनका अष्टक ही अपूर्ण है तो यार क्या करेंगे। हाँ, बेचारा अंदर से ही यार स्थायी नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये ध्यान रखिए।
ओके, ये देखते हैं इसमें कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड इसमें भी क्या कंप्लीट है। ओके, इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, इसमें क्या है लोन पेयर है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी 20 ग्रेटर देन 8। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेजोनेंस है भाई साहब, रेजोनेंस है यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है इसलिए। ओके, नहीं तो कोई ऑक्सीजन को शॉक थोड़ी आ रही है अपने यहाँ पे पॉजिटिव लेने की, वहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व। स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं, यदि हमें प्लस एम एवं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज निकटवर्ती स्थिति पर हैं तो अनुनादी संरचना स्थायी होगी। ओके, यदि माइनस एम समूह में पॉजिटिव चार्ज निकटवर्ती स्थिति पे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी अस्थायी होगी। ओके, ये प्लस एम का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको हम आगे समझेंगे। ओके, तो इसको अभी के लिए साइड में रखो। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके। ओके, ये क्या हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव की 3 रेजोनेटिंग पर बेंजीन रिंग प्लस 1 फॉर अटैच्ड ग्रुप। ओके, ये कुछ जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ओके, तो ये हमारी दे रखी है कि इसका मतलब बताइए RS बताइए इसकी, तो 3 पर बेंजीन होगी और एक क्या होगी अटैच्ड ग्रुप, तो 3 3 कितने हो जाएंगे इसके 7 हो जाएंगे। दैट्स इट। ओके, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है हमें। ओके, तो कार्बन को क्या है हमें पहले फिक्स करना होगा, उसके बाद ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या इम्पोर्टेंट है इस पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है उसमें, सबसे पहले उदासीन न्यूट्रल एंड चार्ज स्पीसीज के बारे में देखना है, फिर हम लगाएंगे क्या सहसंयोजक बंध किस में ज़्यादा हैं, फिर लगाएंगे ऑक्टेट रूल की ऑक्टेट किसका पूर्ण है किसका अपूर्ण है। ओके, एंड उसके बाद में क्या लगाएंगे EN रूल। ओके, कि जो लेस EN एटम है उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज स्थायी होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज अस्थायी होता है, और अधिक EN परमाणु पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है अस्थायी होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है स्थायी होता है। ओके, यदि अधिक EN एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम किसी प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर उसका ऑक्टेट भी अपूर्ण है तो वहाँ पे क्या है तांडव, वो वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल होगा। ओके, ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करें। ओके, और तभी ये क्या आपके किस में आएंगी हैबिट में। हैबिट जानते हो ना, हैबिट में कैसे आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से ही कोई काम हमारे क्या है हैबिट में आता है। ओके, अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ रियल हाइब्रिड जो RS बनता है हमारा। यदि बंध की प्रकृति एक समान है तो अधिक संयुग्मित क्षेत्र वाला अधिक क्या होगा स्थायी होगा। प्रकृति क्या है बंध की प्रकृति मतलब समान है, जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो अधिक रेजोनेंस किस में हो रहा है इसमें हो रहा है, इसमें क्या 3 बार, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स, तो स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन B। दैट्स इट। नेक्स्ट इसके क्या है, यदि बंध की प्रकृति एक समान है तो चक्रीय संयुग्मित तंत्र एरोमेटिक अचक्रीय संयुग्मित तंत्र की अपेक्षा में अधिक स्थायी होगा। ये तो भाई क्लियर ही है, क्योंकि एरोमेटिक क्या हो सबसे अधिक स्थायी होते हैं। ओके, तो साइक्लिक है लेकिन क्या एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा बजाय किसके अचक्रीय के। ओके, अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी की। रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होती है कि अनुनादी संकर RH व एवं सबसे अधिक स्थायी अनुनाद संरचना के ऊर्जाओं के अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। अनुनाद ऊर्जा क्या होती है कि जनरली ये क्या खोई हुई ऊर्जा होती है, अर्थात इस सिस्टम के बाहर जाती है। अनुनाद होता है ना तो क्या है एनर्जी रिलीज होती है और वो क्या सिस्टम से बाहर जाती है, तो ये क्या है स्टेबिलिटी के समानुपाती। रेजोनेटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्थायित्व के समानुपाती होती है। ओके, क्योंकि कोई भी सिस्टम है उससे एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या होगा स्थायी होगा यार, सीधा सिंपल फंडा है कि किसी भी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली और उसका स्थायित्व क्या होगा बढ़ेगा, और क्या होगा उसका। ओके, कैलकुलेशन फॉर रेजोनेंस एनर्जी इन बेंजीन रिंग, कैलकुलेशन की थी कि इसमें रेजोनेटिंग एनर्जी में मतलब कितनी निकलती है बेंजीन रिंग के लिए। ओके, ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की है। ओके, इसके स्टेप्स देखते हैं। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईन है। ओके, पहले क्या थी पहले क्या थी इन थी वो, फिर साइक्लोहेक्सेन के लिए। ओके, इनके सब डेल्टा एच का मान दे रखे हैं ऊपर भी, ये 3 बॉन्ड हैं तो फिर डेल्टा एच का मान दे रखा था हमें। ओके, तो रियल हाइब्रिड से हमें मतलब बेंजीन से हमें साइक्लोहेक्सेन बनाने हैं
डेल्टा एच का मान 1 किलो कैलोरी दे रखा है हमें। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की गणना करते हैं इसकी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग एनर्जी कितनी होगी इसकी 36 कैलोरी पर मोल होगी फॉर बेंजीन। ओके, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो कुछ जनरली कोई इसके ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल, ये प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंटल है वैल्यूज़ हैं। ओके, कि बेंजीन के लिए 36 होती है, इसके लिए नेफ्थलीन के 63 होती है। ओके, एंथ्रासीन के लिए 81 होती है। बस ऐसे दे रखे हैं ये। कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी दे रखी है, फ्यूरेन के लिए 16, थाफीन के लिए 29, फायरोल के लिए 22। ओके, साइक्लोपेंटाडाइन के लिए 3 किलो, एथीन के लिए 0 होती है। ओके, और ये कुछ दे रखा है, ये एग्जांपल है हमारा, कुछ क्वेश्चन दे रखा है ये कि एंथ्रासीन की दे रखी है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल रिंग सेकंड पर अटैक करेगा। सेकंड ये वाली अटैक, इस पर अटैक क्यों करेगा, इसका कारण पूछ रहा दे रखा है कि यदि इलेक्ट्रोफाइल जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यून। ओके, इलेक्ट्रॉन अगर रिंग फर्स्ट या थर्ड पर अटैक करता है तो शेष पिक्चर नेफ्थलीन के समान अन्नाद ऊर्जा रखेगी। नेफ्थलीन ओके कितनी होती है नेफ्थलीन की 36 किलो कैलोरी होती है। ओके, यदि इलेक्ट्रोफाइल है जो रिंग सेकंड पर अटैक करेगा तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग बनेगी, जिससे रेजोनेटिंग एनर्जी कितनी होगी 72 किलो कैलोरी होगी। ओके, तो व्हाट द कंक्लूजन क्या है इसमें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग एनर्जी वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ही बीच वाली पे क्या है अटैक अधिक होगा। ओके, तो बीच वाली पे अटैक करेगा क्योंकि इससे रेजोनेटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, जिससे स्थायित्व क्या होगा अधिक होगा। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेजोनेंस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में, ओके, रियल हाइब्रिड के बारे में, ओके, एंड रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में हमने इसमें क्या है वीडियो में अध्ययन किया है। और जो आगे जो वीडियो हमारी उसमें हम मीजोमेरिक इफेक्ट, क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड जो एप्लीकेशंस फॉर रेजोनेंस है उसका अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने पढ़ाया है जो समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और मेरे इस चैनल साइंस क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ। आज की वीडियो काफ़ी, ओ माय गॉड, 52 मिनट की हो गई है। ओके, सो स्टूडेंट, थैंक यू सी माई